नमस्कार दोस्तों। एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के चैनल पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। वहां पे एक इन्वेस्टर ने ना अपना एक सवाल पूछा था। इस इन्वेस्टर ने क्या किया था, 20,000 की अपनी मंथली एसआईपी शुरू की थी और पूरी की पूरी जो एसआईपी है वो स्मॉल कैप फंड्स में उसने डाल दी। अब पिछले एक डेढ़ साल से आप लार्ज कैप फंड्स की जो हालत है उसे देखते ही होंगे। कई सारे लार्ज कैप कंपनीज है, 10-15% डाउन है और स्मॉल कैप की तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। वो जो स्मॉल कैप फंड्स है वो तकरीबन देखो तो आप 30-40% नीचे है। अब इस शख्स का जो पोर्टफोलियो है वो पूरा रेड में दिख रहा था और इसने पूछा था कि क्या ये सही वक्त है कि मेरा पैसा जो है वो मैं इन स्मॉल कैप फंड से निकाल लूं। अब ये कमेंट पढ़ने के बाद में ना मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने सोचा कि क्यों ना ये ख्याल आपके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि इसमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको भी मिलेगी और आपको एक इंसाइट मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली करनी कैसी है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो होता है ना उसकी खुद की एक रिस्क प्रोफाइल होती है और इस रिस्क प्रोफाइल के करस्पॉन्डेंट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ती है। मान लो कि रोहित शर्मा एक ओपनिंग बैट्समैन है और रोहित शर्मा की जगह पे आपने क्या कर दिया, बुमराह को ओपनिंग पे भेज दिया और सामने ना काफी तगड़े तगड़े बॉलर हैं जैसे कि शोएब अख्तर हो गया, ब्रेटली हो गया, जिनकी बॉल की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर की। तो बुमराह क्या सोचेगा कि भाई मुझे जल्द से जल्द जो है पवेलियन वापस जाना है। अब अगर बुमराह को पवेलियन जाना है तो दो ही ऑप्शन है, एक तो वो आउट हो जाए या फिर रिटायर हर्ट हो जाए। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल जो है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है एग्जैक्टली अपोजिट होगी तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट तो डूब गया। आने वाले दिनों में आपको बीपी, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फिर हार्ट की डिसीज हो गई, डायबिटीज हो गया, ये होना काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आपको डॉक्टर के पास जाने के पहले अपने इन्वेस्टिंग में कितनी रिस्क एपेटाइट है ये जानना काफी जरूरी है। तो आज के वीडियो में ना हम एक काफी आसान तरीका देखेंगे, जो तरीका आजमाने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपकी रिस्क प्रोफाइल है। क्या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर आप मॉडरेट रिस्क टेकर हो या फिर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। और अगर आप इन तीनों में से कोई भी इन्वेस्टर हो तो आपके लिए असेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, कितना परसेंट आपने इक्विटी में रखना चाहिए, कितना परसेंट डेट में रखना चाहिए, कितना परसेंट गोल्ड में रखना चाहिए, और इक्विटी में भी कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि क्या आप लार्ज कैप चूज कर लो या फिर मिड कैप करो या फिर फ्लेक्सी कैप करो। इस सारी चीजों के बारे में ना आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह एक बार जरूर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद में आपको टाइप करना है रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेटर। जैसे ही ये आप टाइप करोगे आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से मेरा जो पसंद का ऑप्शन है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रिस्क प्रोफाइलिंग टूल, क्योंकि ना इसमें बिहेवियरल जो कॉन्सेप्ट है उसे कंसिडर किया गया है और जब आपके बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपकी रिस्क प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको पूछा है कि इन्वेस्टमेंट को देखने का आपका नज़रिया एग्जैक्टली क्या होता है, कि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन होता है। तो मेरा तो माइंड होता है कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा पैसा खो ना जाए, तो इसलिए आई वुड प्रीफर आई शुड नॉट लूज माई मनी वाइल इन्वेस्टिंग। अगर आपको अलग ऑप्शंस लगता है तो आप उसे टिक कीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि व्हाट डू यू नॉर्मली एसोसिएट विद द वर्ड रिस्क। आपके लिए रिस्क एग्जैक्टली क्या है, ये डेंजर है, अनसर्टेनिटी है, अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रिल है। मेरे लिए तो रिस्क एक अनसर्टेनिटी है, मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है, इसलिए मैं टिक करूंगा अनसर्टेनिटी पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। वो है वुड यू प्रीफर टू रन योर ओन बिजनेस और बी अ सैलरीड एम्प्लॉय। मैं तो प्रीफर करूंगा कि मैं सैलरीड एम्प्लॉय रहूं लेकिन उसी के साथ पार्ट टाइम बिजनेस भी करूं, इसलिए मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट वुड यू एक्सपोज योर इन्वेस्टमेंट टू रिस्क टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। मैं तो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए 20% से ज़्यादा मेरा पैसा तो नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं चूज करूंगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू फील इफ द परफॉर्मेंस ऑफ योर रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स आर बिलो एक्सपेक्टेशंस।
तो मैं सम वॉट अपसेट भी फील करूँगा, लेकिन मुझे होप्स रहेंगे कि आने वाले दिनों में मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी परफॉर्म करे, तो मैं उसे चूज़ करूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे लिए है कि वुड यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट अंडर परफॉर्म्ड इन द पास्ट एंड कॉज्ड यू लॉसेस। तो ऐसे कंपनी में तो मैं बिल्कुल भी निवेश नहीं करूँगा, इसलिए मैं डेफिनेटली नॉट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद में थोड़े जो बेसिक्स क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं कि आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, आपकी एज क्या है, बिलो 60 है अबव 60 है, उसे आपने टिक करना है। आपकी इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो वो टिक कर दीजिए। ऑक्यूपेशन क्या है, मैं तो सैलरीड हूँ तो मैं सैलरी टिक कर दूंगा। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड टिक करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस जो है इन्वेस्टिंग में वो 3 ईयर्स है तो उसे टिक कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट होराइजन मेरा 3 साल से ज़्यादा है, उससे टिक करूँगा और इवेल्युएट करूँगा कि मेरी रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो इसके हिसाब से मेरी तो रिस्क प्रोफाइल आती है लो रिस्क इन्वेस्टर्स। तो सिमिलरली आप भी अपनी रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी काफ़ी आसानी से। चलिए, अब हमने तो ये देख लिया कि आपकी रिस्क प्रोफाइल एग्जैक्टली क्या है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हो या फिर काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। अब हम जानेंगे कि आप अगर मान लीजिए एक कंजर्वेटिव किस्म के इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपका जितना भी कॉर्पस है ना, उसको आपने 80-20 पार्ट्स पे डिवाइड करना है। 80% जो कॉर्पस है आपका जाएगा फिक्स्ड इनकम एसेट्स में। अब ये फिक्स्ड इनकम एसेट्स क्या होती है, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए बैंक्स की, एफडी हो गई, या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, बॉन्ड्स में या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बॉन्ड्स होती है उसमें निवेश करते हैं और उससे ना आपको एक स्टेडी इनकम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जो 20% है वो आपको निवेश करना है इक्विटी या फिर स्टॉक्स में। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो तकरीबन आपको इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन है 7% का और डेट फंड्स जो है, एफडी है, आपको 7% के रिटर्न्स देंगी, तो ओवरऑल आपकी वेल्थ क्रिएट ही नहीं हो रही है। आप 7 रुपए कमा रहे हो और उसके ऊपर 7 रुपए की आपकी परचेसिंग पावर जो है वो भी डाउन होती जा रही है। तो आपको क्या करना है, 80% डेट म्यूचुअल फंड में डाल दिया, सो दैट आप जस्ट इन्फ्लेशन की इतना कमा रहे हो, और ये जो बचा हुआ 20% है ना, ये आप थोड़ा सा रिस्क लेके इक्विटी में डाल रहे हो, सो दैट आप एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाओ। क्योंकि अगर आपका टाइम होराइजन अच्छा है, 5 साल 7 साल 10 साल, तो इक्विटी में आप 10 12 13% तक के अच्छे रिटर्न्स जनरेट जरूर कर सकते हो। और फिर वो क्या हो जाएगा कि आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं 8 और 9% के आसपास रहेगा, सो दैट आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट करोगे और आपकी जो एक बिहेवियरल साइकोलॉजी है कि मेरा कैपिटल प्रिजर्व रहे, वो भी हो पाएगा। तो अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आपको निवेश करना 80% डेट में, 20% इक्विटी में। इक्विटी में भी आप क्या कीजिए, लार्ज कैप फंड में निवेश करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि लार्ज कैप जो कंपनीज होती है ना, उसमें जो वोलेटिलिटी होती है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आपने मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पे काफी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार स्मॉल कैप कंपनीज जो है वो 50% तक नीचे जा सकती है। तो लेकिन आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपकी वो मेंटेलिटी नहीं है या फिर वो बिहेवियर नहीं है कि आप इतना डाउन में आपका पोर्टफोलियो देख सको। तो इसलिए बेटर वे है आप एक लार्ज कैप फंड में डालिए या फिर सिंपली इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अगर आप मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हो तो आपको कैसा एसेट एलोकेशन होना चाहिए। यह एसेट एलोकेशन में एक मोटा मोटी तौर पे कह रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हो। मॉडरेट रिस्क टेकर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो 50% एलोकेशन है वो इक्विटी में जाना चाहिए और 50% एलोकेशन है वो डेट में जाना चाहिए। अब डेट में भी आप क्या करो कि जो लिक्विड फंड है या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, इसमें निवेश करो। आपको जिल्ट फंड में निवेश नहीं करना है। जिल्ट फंड यानी क्या, जिसकी ड्यूरेशन काफी ज्यादा होती है, गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होती है उसमें ही निवेश होता है, काफी सेफ होता है, लेकिन उसकी जो मैच्योरिटी होती है ना वो काफी ज्यादा होती है, 7 साल 8 साल 10 साल। और जितनी बॉन्ड में मैच्योरिटी ज्यादा ना, उतना ज्यादा रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क ज्यादा होता है। अभी फिलहाल आपने ये जो सिलिकॉन वाली बैंक का जो कोलैप्स सुना होगा अमेरिका का, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने सारे जो अपना पोर्टफोलियो का पैसा था उसे लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में डाल दिया।
और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो बॉन्ड्स थे ना उसकी प्राइस गिर गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स इनका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही उनका प्राइस गिर गया तो उनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा निगेटिव में चला गया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, 50% तो आपको इक्विटी में निवेश करना है, लेकिन 50% जो है वो डेट फंड में थोड़ा एक सेफ खेलना है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या फिर लिक्विड फंड। इसमें चाहे आपको उसमें कम रिटर्न्स मिले, कोई इश्यू नहीं। आपको क्या करना है, जो 50% है उसमें अगर आपको डाउन साइड दिखती है, जैसे कि पिछले 1-1.5 साल में देखोगे तो निफ्टी कहीं पे भी नहीं गई, 5-10% निगेटिव है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को देख के अपना जो 50% डेट फंड में जो पैसा है ना उसे निकाल के थोड़ा 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 इक्विटी में डाल दीजिए, क्योंकि आपकी एक रिस्क एपेटाइट मॉडरेट किस्म की है, तो आप कुछ साल के लिए लॉस देख सकते हो, 5% 10% का लॉस देख सकते हो, लेकिन 25-30% का लॉस देखना आपके बिहेवियर में नहीं है। तो ये 50-50 का असेट एलोकेशन आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है, ताकि आप आने वाले मार्केट फॉल्स का एडवांटेज ले सको और प्रॉपरली अपना असेट एलोकेशन बैलेंस करते रहो। इसके वजह से आपको एडवांटेजेस होंगे, जैसे कि आप इन्फ्लेशन को तो काफी आसानी से बीट कर पाओगे, लेकिन आपका जो माइंड का जो पीस रहेगा ना वो काफी स्टेबल रहेगा, आप काफी फोकस रहोगे आपके काम के ऊपर। अदरवाइज क्या होता है कि आपका अगर पोर्टफोलियो 40-50% डाउन हो गया ना तो फिर आपको नींद नहीं लगती। तो अगर आप मॉडरेट किस्म के हो तो आपको ये चीज करनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए। कितने भी एग्रेसिव होने दो, आपको 100% पैसा इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये मेरी बात मान लीजिए। मैक्सिमम आपको 75% जो पैसा है उसे इक्विटी में डालना है, बचा हुआ 25% आपको डेट में डालना है। उस 25 में आप 20% डेट में डालिए, 5% गोल्ड में डालिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा असेट क्लास है जो ज्यादा आपको रिटर्न्स तो नहीं देगा, लेकिन आपकी जो डाउनसाइड रिस्क है ना उसे प्रोटेक्ट जरूर करेगा। और जब भी 75% जो आपका अलोकेशन है इक्विटी में उसे भी आपको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि उठ गए और पूरा का पूरा पैसा जो है वो स्मॉल कैप में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होती है ना सबसे ज्यादा जो क्रैश होता है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ही क्रैश होते हैं, और वो इतना ब्लड बात होता है ना कि आप उसे बेर ही नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई आपके घर में, क्या करोगे आप, पैसे तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 75% आपने पैसा तो स्मॉल कैप में डाल दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना है। जो 75% पोर्शन है ना उसमें का 60% आपने डालना है लार्ज कैप फंड्स में। अगर लार्ज कैप में नहीं डालोगे तो थोड़ा सा अगर आपको एग्रेसिव होना है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाल सकते हो। कई सारे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट करते हैं, क्योंकि उनमें एक एबिलिटी होती है, वो ऑल अक्रॉस दी मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो लार्ज कैप में भी पोजीशन लेते हैं, मिड कैप में भी लेते हैं, स्मॉल कैप में भी लेते हैं। तो 60% एलोकेशन आप इसमें रखिए, बचा हुआ जो है वो आप थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर रख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सेफ खेलना है। एग्रेसिव यानी पूरा एग्रेसिव होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे आप जब भी इन्वेस्ट करोगे तो अपनी खुद की रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेट करके ही इन्वेस्ट करोगे और असेट एलोकेशन का प्रॉपरली ध्यान रखोगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।